हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये है पार्ट 6 पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपके हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो इनमें जो है मोस्टली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपके इम्पोर्टेंट है एबीवीएमयू के लिए, एम्स के लिए, पीजीआई एमईआर के लिए, पीजीआईएमएस रोहतक के लिए, या फिर आरयूएचएस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो ये आपके सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आपके आरआरबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही डेली वीडियोस चाहिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, तो आप सभी जो है कमेंट करें, आपको डेली ऐसे ही वीडियोस मिल जाएगी। तो इसके 5 पार्ट जो है वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ये 6th पार्ट है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। तो आपका 55 क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट पर मिनट ऑफ एन इन्फेंट। तो आपका क्वेश्चन है कि एक इन्फेंट की नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो ऑप्शंस हैं आपके, ए 72 टू 88, बी 88 टू 120, या फिर सी 120 टू 160, या फिर डी 160 टू 200 बीट्स पर मिनट। तो आपसे जो है ऐसे क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिकल में भी पूछे गए होंगे। तो इसका आंसर जो है आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, 120 टू 160 बीट्स पर मिनट जो रहती है वो नॉर्मल यानी एवरेज पल्स रेट रहती है न्यूबॉर्न के लिए। अगर बात करें रेस्पिरेशन रेट की, बीपी की, टेम्परेचर की, तो आपको जो है इन सभी की एवरेज जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए, चाहे न्यूबॉर्न के लिए हो, एडल्ट के लिए हो, तो आपको जो है सभी पता होना चाहिए। ये आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो इसमें पूछा गया था नॉर्मल पल्स रेट इन्फेंट के लिए, तो वो रहती है 120 टू 160 बीट्स पर मिनट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 जो रहेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न। तो इसमें पूछा गया है कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना रहता है एक न्यूबॉर्न का, जिसमें आपके ऑप्शंस रहेंगे, ए 40 टू 60 ब्रीथ पर मिनट, बी 60 टू 100 ब्रीथ पर मिनट, सी 20 टू 30 ब्रीथ पर मिनट, या फिर डी 10 टू 16 ब्रीथ पर मिनट। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, जो कि आपसे हेल्दी न्यूबॉर्न की पूछी गई है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन ए, 40 टू 60 ब्रीथ पर मिनट, जो कि रेस्पिरेशन रेट जो एवरेज अगर पूछेंगे तो वो रहेगी आपकी 40 बीट्स पर मिनट। तो इसमें आपका रहेगा करेक्ट ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, व्हाट इज नॉर्मल पल्स रेट टू एन इन्फेंट, यानी एक इन्फेंट की नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है, जिसमें आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 120 टू 160 बीट्स पर मिनट, बी 30 टू 60 बीट्स पर मिनट। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, अभी कराया था, तो फिर भी आप सभी जो है इसका आंसर बताएंगे। तो सी है आपका 80 टू 100 बीट्स पर मिनट और डी है आपका 60 टू 80 बीट्स पर मिनट। तो नॉर्मल पल्स रेट पूछा गया है एक इन्फेंट की, जो कि आपकी रहती है, अभी आपको बताया था 120 टू 160 बीट्स पर मिनट। अगर एवरेज बोलेंगे तो एवरेज रहती है 110 बीट्स पर मिनट, और अगर रेस्पिरेशन रेट पूछेंगे तो एवरेज बताएंगे आप 30 बीट्स पर मिनट। इन्फेंट की पूछी है तो इन्फेंट की रहती है 30 बीट्स पर मिनट। अगर बीपी पूछेंगे तो 90/56 मिलीमीटर मरकरी, यानी 90 रहेगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रहता है 56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले होंगे। तो जो भी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी जो है चैनल से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको ऐसे ही जो है वीडियोस मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ न्यूबॉर्न इज कॉल्ड, यानी एक न्यूबॉर्न की लेंथ को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताना है। लेंथ यानी एक न्यूबॉर्न की लंबाई को मेजर करने के लिए, नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसका नाम आपसे पूछा गया है, जिसमें आपके ऑप्शंस हैं ए इन्फेंटोमीटर, बी स्टेडियोमीटर, सी वेइंग स्केल या फिर डी स्केल। इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ए, उसको बोलते हैं आपका इन्फेंटोमीटर, जो कि एक न्यूबॉर्न की लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिनकी एज जो है लेस देन 2 ईयर होती है, उनमें ये यूज़ किया जाता है इन्फेंटोमीटर। अगर चिल्ड्रन की हाइट को मेज़र करेंगे तो वो करते हैं आपका स्टेडियोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, what should be the average birth weight of a child according to Indian standard, यानी आपसे पूछा गया है एवरेज बर्थ वेट, आपको जो है चाइल्ड का एवरेज बर्थ वेट बताना है कितना रहता है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शंस रहेंगे ए 2.5 kg, बी 1.5 kg, सी 3 kg या फिर डी 2 kg। तो कितना बर्थ वेट जो है एवरेज रहता है, जो कि फुल टर्म न्यूबॉर्न में देखने को मिलता है, यानी चाइल्ड में देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, तो वो आपसे पूछा गया है इसमें, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका सी 3 kg। तो नॉर्मल वेट जो रहेगा वो रहता है 2.5 kg से लेकर 3.9 kg तक, जिसमें अगर एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज रहता है 2.9 kg। तो इसमें हम लगभग की बात करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपका सी 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 रहेगा आपका,
क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, द हाइट ऑफ अ हेल्दी नॉर्मल बेबी इज, यानी एक हेल्दी नॉर्मल बेबी की हाइट कितनी रहती है, लंबाई कितनी रहती है, तो वो इसमें पूछा गया है, जिसमें ऑप्शंस है ए 6 to 18 इंच, बी 18 to 20 इंच, सी 20 to 40 इंच, या फिर डी 8 to 10 इंच। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? तो ये सभी क्या है, आपके इजी क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चंस है, जो आपको जो है पता होने चाहिए, आपके आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पूछा गया आपसे हेल्दी नॉर्मल बेबी की हाइट कितनी रहती है, जिसमें आपका आंसर जाएगा बी 18 to 20 इंच, जो कि रहती है, अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 45 to 50 सेंटीमीटर जो है हाइट या फिर लेंथ बोल सकते हैं। या तो क्वेश्चन आ सकता है द हाइट ऑफ अ हेल्दी नॉर्मल बेबी, या फिर ऐसे आ सकता है द लेंथ ऑफ अ हेल्दी नॉर्मल बेबी इज। तो दोनों में आपका आंसर रहेगा। अगर इंच में पूछा गया है तो 18 to 20 इंच, अगर सेंटीमीटर में पूछा गया है तो 45 to 50 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके कि बर्थ वेट जो है बच्चे का कितना होगा, डबल कब होगा, ट्रिपल कब होगा, 4 टाइम कब होगा, तो ये सभी जो है आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही अगर लेंथ की बात करेंगे, लेंथ में भी जो है आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये सभी क्या है आपको पता होने चाहिए कि डबल कब होगा, ट्रिपल कब होगा। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, डाउन सिंड्रोम इज अ कंजेनाइटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी एंड इज ऑल्सो नोन एज। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि डाउन सिंड्रोम क्या है, एक कंजेनाइटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, और इससे जो है आपका दूसरा नाम पूछा गया है कि इसको क्या बोलते हैं, जो कि आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि डाउन सिंड्रोम किसको कहा जाता है। ऑप्शंस है ए ट्राइसोमी 20, बी ट्राइसोमी 21, सी ट्राइसोमी 31, या फिर डी ट्राइसोमी 18। तो डाउन सिंड्रोम पूछा गया है आपसे, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी ट्राइसोमी 21, जो कि डाउन सिंड्रोम को कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 3 कॉपी होती है क्रोमोसोम 21 की, इसी वजह से इसे देखिए आप, इसमें क्या है 3 कॉपी होती है क्रोमोसोम 21 की। तो ट्राई का मतलब क्या होता है 3, इसी वजह से इसको क्या है ट्राइसोमी कहा जाता है, जो कि 21 का होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21, और इसको मोंगोलिज्म भी जो है कहा जाता है। तो ये सभी नाम जो है इसके पता होने चाहिए, कोई भी आ सकता है, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, मोंगोलिज्म। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ हाइड्रोसेफेलस एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, यानी इनमें से जो है हाइड्रोसेफेलस के कॉजेज दिए गए हैं, वो पूछा गया है। एक्सेप्ट से क्या है, क्वेश्चन ही चेंज हो गया, यानी कौन सा इसमें से हाइड्रोसेफेलस का कॉज नहीं है। ऑप्शन है ए ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ फ्लूइड, बी इंटरफेरेंस विद एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, सी लीकेज ऑफ CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, डी इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा सी लीकेज ऑफ CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
तो हाइड्रोसेफेलस क्या होता है कि हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि CSF में क्या है, CSF का जो अमाउंट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है विद इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी होगा, इनफ्लो ऑफ फ्लूइड, इंटरफेरेंस भी होगा विद एब्सॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड और इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड। लेकिन इसमें क्या है, CSF का लीकेज नहीं होता है, क्योंकि अगर CSF का लीकेज होगा तो CSF क्या है, डिक्रीज होगा। लेकिन इसमें क्या है, CSF का अमाउंट जो है एक्सेसिव देखने को मिलता है। तो इसी वजह से जो है इसका आंसर रहेगा आपका लीकेज ऑफ CSF, क्योंकि CSF लीकेज होगा तो CSF डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो इसी वजह से आंसर रहेगा C। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1985 वॉज फोकस्ड ऑन हाउ मैनी डिसीजेस। यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था 1985 में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे एक और क्वेश्चन बन गया आपका कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है कब स्टार्ट किया गया था, तो तब आंसर करेंगे 1985। तो इसमें पूछा गया है कि जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1985 में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो इसमें जो है वो कौन सी डिसीजेस थी जिन पर फोकस किया गया था। तो कितनी डिसीजेस थी, ऑप्शंस है A6, B1, C5 या फिर D2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो रहेगा आपका 6, यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में स्टार्ट किया गया था और इसमें जो है 6 किलर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस पर जो है फोकस किया गया था, जो थी आपकी टीबी थी आपकी, और पोलियो, सेकंड पोलियो थी आपकी, नेक्स्ट DPT, 3 वैक्सीन ये थी आपकी डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, और लास्ट थी आपकी मीजल्स। तो टोटल थी आपकी 6 वैक्सीन, TB 1, पोलियो 2, डी से डिप्थीरिया, P से पर्टोसिस, T से टेटनस। तो ये 5 डिसीज हो गई और लास्ट है मीजल्स। तो इसमें क्या है, 6 डिसीजेस थी जिन पर जो है फोकस किया गया था इस प्रोग्राम के थ्रू 1985 में। और अब क्या है, इसमें इंक्लूड कर दी गई है हेपेटाइटिस भी इंक्लूड कर दी गई है, पेंटावेलेंट भी जो है इसमें इंक्लूड कर दी गई है। तो ये सभी जो है आपको पता होने चाहिए। इसको जो है आप याद कर सकते हैं ऐसे, DPT, MPT, यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, मीजल्स, पोलियो और T से TB। ऐसे आप जो है ये 6 वैक्सीन याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन थी वो। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन। यानी क्वेश्चन है आपका कि स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस जो है वो रिपोर्टेड कब किया गया था। तो इसमें इंडिया में नहीं, आपसे वर्ल्ड में पूछा गया है कि वर्ल्ड में जो है स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब रिपोर्टेड किया गया था, कौन से ईयर में, वो आपको बताना है। जिसमें ऑप्शन रहेंगे A 1977 में, B 1978, C 1979 या फिर D 1982। जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है 1977। तो 1977 में जो है
स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस जो है रिपोर्टेड किया गया था वर्ल्ड में, जो कि आपका किया गया था 26 अक्टूबर 1977 में सोमालिया अफ्रीका में। और अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कब जो है इसका लास्ट केस जो है पाया गया था, वो आपको वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो पाया गया था आपका इंडिया में लास्ट केस पाया गया था 24 मई 1975 में, जो कि आपका बिहार में पाया गया था। तो ये स्मॉल पॉक्स से भी जो है क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा आज का आपका, जिसका आंसर जो है आप सभी कमेंट में बताएंगे, और आप सभी जो है कमेंट जरूर किया करें, अपना आंसर जरूर बताया करें जो भी आपको इसका आंसर लगता है। क्वेश्चन है आपका, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब जो है ये डिक्लेयर किया गया था, कब ये डिक्लेयर किया गया था कि स्मॉल पॉक्स जो है ग्लोबली इरेडिकेट हो गया है, कब जो है इसकी घोषणा की थी WHO ने, वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस है ए 26 अक्टूबर 1977 में, या फिर बी 5 जुलाई 1975 में, सी 17 मई 1975 में, या फिर डी 8 मई 1980 में। तो आप सभी जो है इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर आपको ऐसे ही डेली क्वेश्चंस चाहिए कमेंट करें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।